तो अगर आप पायरेसी को सपोर्ट करते हैं, चोरी को सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में आपके लिए ये डिवाइस बेहतर होगा। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नबील है। एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करेंगे आईफोन 12 प्रो मैक्स वर्सेस S21 अल्ट्रा के बीच में। यहाँ पे किसी भी फोन की अनभक्ति आप जो है घर पे रख के आइए, तभी आप ये वीडियो को देखिए, वरना ये वीडियो जो है आपको बुरा लग सकता है। आईफोन के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सैमसंग के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हो रहा क्या है, यूट्यूब इंडिया के ऊपर जितने भी हिंदी वीडियोस बने हैं इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर, या फिर S21 सीरीज और आईफोन 12 सीरीज के ऊपर, उसके अंदर से 99% 1% क्यों छोड़ रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किसी ने अगर सच्चा रिव्यू बनाया होगा, लेकिन अभी तक मुझे वो वाला वीडियो मिला नहीं है। 99% जो वीडियोस है वो फेक वीडियोस है, जहां पे एक डिवाइस को, वो कौन सा डिवाइस है मुझे बोलने की जरूरत नहीं, उसको बेहतर बताया जा रहा है हर कैटेगरी के अंदर, क्योंकि कंपनी ने लिस्ट प्रोवाइड की है। और सब चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको सेम वीडियो ही देखने मिलेगा, और हर चैनल के ऊपर आपको एग्जैक्टली सेम कंक्लूजन ही देखने मिलेगा। क्योंकि जनता जो है बोली है इतनी नॉलेज रखती नहीं, हर एक के पास आईफोन होता नहीं, सब ने जो है दोनों फोन लेके कंपेयर किया नहीं है, तो आपको जो है बहुत ही इजीली बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो वीडियो को एकदम जो है ठंडे दिमाग से देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर कोई भी एक डिवाइस की तरफ आप ज्यादा इंक्लाइंड है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आंखें और कान खोल के आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपको सारी बातें जो है क्लियरली समझ में आएगी। डिजाइन और लुक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस जो है इनकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, एकदम जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ दोनों डिवाइसेस आते हैं। बहुत ही अच्छे प्रीमियम और गुड क्वालिटी मटेरियल का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दोनों मैन्युफैक्चरर्स। कोई भी डिवाइस बेंड नहीं होगा, कोई भी डिवाइस जो है आसानी से टूटेगा नहीं। लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी की बात अगर आप करते हो, तो जो स्क्रीन आती है आईफोन के ऊपर और सैमसंग के ऊपर, इसके ऊपर जो ग्लास आती है उसमें बेहतर प्रोटेक्शन आपको मिलता है आईफोन में, क्योंकि इसमें सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन दिया है। इस साल के आईफोन का जो ग्लास है वो हर साल के आईफोन से और दूसरे जो जितने भी स्मार्टफोन्स है उसके मुकाबले टफर दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एवरीथिंग एप्पल प्रो एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, उसका ड्रॉप टेस्ट कंपैरिजन देख लीजिए इन दोनों फोन के बीच में, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। और यहाँ पे सैमसंग का डिस्प्ले क्योंकि एजेस पे कर्व्ड है और आईफोन का एजेस पे फ्लैट है, तो यहाँ पे टूटने का ज्यादा चांसेस है सैमसंग पे। लेकिन अच्छा केस लगाएंगे, कोई भी फोन आपका नहीं टूटेगा, डिस्प्ले भी नहीं टूटेगा। अगली चीज है यहाँ पे दोस्तों डिजाइन और लुक्स। देखिए डिजाइन और लुक्स जो है सैमसंग में बिल्कुल नया है और एप्पल में जो है एवोल्यूशनरी है। एवोल्यूशनरी यानी कि थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस किए हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है, जबकि सैमसंग में एक कंप्लीट रीडिजाइन जो है सैमसंग लेके आता है, और हर साल ही ऐसा वो करता है। बहुत सारे लोगों को ये अच्छी चीज लगती है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि आईफोन के अंदर जो डिजाइन आया है दैट इज टाइमलेस डिजाइन। टाइमलेस डिजाइन क्या होता है, एग्जाम्पल आपको देता हूं गाड़ियों का। जो यूरोपियन गाड़ियां आती है, जैसे फोक्सवैगन की गाड़ी, एग्जाम्पल ले लेते हैं वेंटो का, तो यहाँ पे वेंटो या पोलो के अंदर टाइमलेस डिजाइन है। 10 साल से वो गाड़ियां हमारी सड़कों पे दौड़ रही है, लेकिन उन गाड़ियों का जो डिजाइन है हमको उतना पुराना डेटेड नहीं लगता जितना उस टाइम पे लॉन्च हुई Hyundai वर्ना का लगता है। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्ना जो है बार बार फेस लिफ्ट करता है, बहुत ही रेडिकल चेंजेस लेके आता है, रेवोल्यूशनरी डिजाइन लेके आता है, बिल्कुल सैमसंग की तरह। सैमसंग भी कोरियन है और Hyundai भी कोरियन है, और वहीं पे फोक्सवैगन यूरोपियन होने की वजह से वहां पे थोड़ा अंडरस्टेटेड लुक रहता है, लेकिन टाइमलेस डिजाइन रहता है। आपको समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यहाँ पे डेफिनेटली सालों साल अगर आपको यूज करना है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको आईफोन ही लॉन्ग रन में बेहतर लगेगा, फ्रेशर लगेगा, अच्छा लगेगा। जबकि सैमसंग जब अपना अगला फ्लैगशिप लेके आएगा उस टाइम पे ये वाला डिवाइस जो है आपको पुराना लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पे लुक्स की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो जो मेरी आंखों को नजर आ रहा है वो बता देता हूं कि आईफोन का जो लुक है वो बेहतर है, फील बेहतर है, क्योंकि इसके जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, एकदम ज्वेलरी की तरह लगता है आईफोन। जबकि सैमसंग के अंदर जो है थोड़ा इंडस्ट्रियल टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। अच्छा है इसका भी डिजाइन, नो डाउट, और काफी रफ एंड टफ डिजाइन भी इसके अंदर दिया है, लेकिन मेरी आंखों को जो ज्यादा खूबसूरत लगा वो आईफोन का डिजाइन लगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल ना सिर्फ इसके साइड्स में दिया हुआ है बल्कि इसके कैमरा के लेंसेज के अतराफ भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो डिजाइन है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप देखेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरा लेंसेज के लिए, तो एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, जो कि दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज में जब मैंने यूज किया था मुझे समझ में आई कि सैमसंग के कैमरास, क्योंकि इसके जो मेटल बॉडी है, मेटल कैमरा बम्प है उसके अंदर है, तो यहाँ पे कैमरा लेंसेज जो है वो डैमेज होने का चांस कम है। लेकिन फिर भी आप अच्छा कवर लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात मुझे यहाँ पे सैमसंग में पसंद आई, तो मैंने आपको बता दिया। सैमसंग के डिवाइस के अंदर वैसा ही सारी चीजें आपको देखने मिलती है जैसे एप्पल के डिवाइस के अंदर है। वही आपको पावर बटन मिलता है, वही आपको वॉल्यूम रॉकर है, बस पोजीशन यहाँ वहां दे के रखा है इन्होंने, और स्पीकर भी दोनों में 2 स्पीकर दे के रखे हैं जो कि इक्वली लाउड है, इक्वली क्लियर है, बहुत अच्छी जो है इसमें क्वालिटी आपको देखने मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है जिसमें सैमसंग आगे निकल जाता है। अब आईफोन के जो चाहने वाले हैं जिनको ये चीज समझ में नहीं आएगी वो इससे ऑफेंड हो सकते हैं। बता देता हूं कि सैमसंग के अंदर जो टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन 2021। हर फोन, हर डिवाइस के अंदर एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट जो है 2021 में आना चाहिए। बहुत सारे आईफोन को चाहने वाले बोलेंगे नहीं भाई लाइटनिंग पोर्ट जो है वही बेहतर है, यूएसबी टाइप सी बेहतर नहीं है। तो मेरे भाई आपको उतना तजुर्बा नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मुझे है या दूसरे लोगों को है जो लोग बोलते हैं कि टाइप सी रिक्वायर्ड है। अगर ऐसा नहीं होता,
अगर 2021 में 2020 में टाइप सी पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो एप्पल कभी भी अपने मैकबुक के अंदर और नए जो आईपैड्स है उसके अंदर टाइप सी पोर्ट नहीं देता। ये बात सही है कि अगर आपके पास एप्पल का इकोसिस्टम है तो हर काम आपका वायरलेसली हो जाता है एयर ड्रॉप के जरिए से, बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन टाइप सी पोर्ट जो है 2021 में होना ये एक मैंडेटरी चीज़ है मेरे हिसाब से, तो एप्पल को भी ये चीज़ करनी चाहिए या फिर कंप्लीट जो पोर्टलेस डिजाइन लेके आने वाला है उसमें कुछ अच्छा और इनोवेटिव लेके आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते दोस्तों डिस्प्लेस के बारे में। दोनों डिवाइस के अंदर जो है एक ओलेड पैनल देखने मिलता है और दोनों डिवाइस के डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करता है सैमसंग खुद ही। तो एप्पल भी सैमसंग और एलजी से अपने डिस्प्ले बनवाता है, डिजाइन एप्पल का होता है लेकिन डिस्प्ले के मैन्युफैक्चर जो ओलेड डिस्प्ले के मैन्युफैक्चर जो पिनिकल है जो टॉप पे है वो सैमसंग और एलजी है। तो यहाँ पे दोनों जो डिस्प्लेज है ये बहुत अच्छी ब्राइटनेस आपको देंगे, बहुत अच्छे डीपर ब्लैक्स आपको देंगे, बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको देगा, बहुत जबरदस्त व्यू एंगल देंगे, एकदम टॉप नॉच लेवल के डिस्प्ले दोनों के अंदर दिए हुए हैं। लेकिन डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे एक फर्क है, वो ये है कि सैमसंग का जो डिस्प्ले है ये एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है और आईफोन का जो डिस्प्ले है वो सिर्फ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है। सैमसंग का डिस्प्ले 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, जो कि 10 हर्ट्ज जब आप ज्यादा उसको यूज नहीं करेंगे उस पे रहेगा और 120 हर्ट्ज पे तब रहेगा जब आप गेमिंग कर रहे हो या फिर जब आप जो है स्क्रोलिंग कर रहे हो इसके डिस्प्ले के ऊपर। इससे क्या होता है, आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट होने की वजह से जो फील है डिस्प्ले पे अपने फिंगर को घुमाने की वो ज्यादा फास्ट और डिस्प्ले भी काफी रिस्पॉन्सिव लगता है। लेकिन जो लोग आईफोन यूजर है और टॉप ऑफ द लाइन आईफोन्स का इस्तेमाल करते हैं उनसे जाके पूछ लीजिए या फिर उनका फोन थोड़ी देर के लिए उधार ले लीजिए और सैमसंग के शोरूम जाके दोनों फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लीजिए, आपको सैमसंग के 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के सामने आईफोन 12 प्रो मैक्स का डिस्प्ले जो है कहीं भी फीका नहीं लगेगा, हालांकि वो 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे चल रहा है। क्यों ऐसा होता है, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये चलता है iOS 14 के ऊपर जो कि बटरी स्मूथ है। इसके एनिमेशंस अगर आप देखेंगे, जो मैंने स्पीड टेस्ट किया था उस पर देख सकते हैं या फिर आपके स्क्रीन पर भी मैं दिखा ही रहा हूं, यहाँ पे एनिमेशंस इतने ज्यादा स्मूथ है कि सैमसंग का जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है उसके अंदर जो एनिमेशन आपको दिखने मिलते हैं इट इज एट पार विथ एप्पल्स एनिमेशन। इनफैक्ट एप्पल का एनिमेशन जो है, जो स्क्रोलिंग कर रहे हो आप या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, एप्लीकेशन से बाहर निकलते हो, हर चीज के अंदर मुझे ज्यादा पॉलिश, ज्यादा स्मूथ लगा। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा फास्ट लगा, ज्यादा स्मूथ और ज्यादा पॉलिश लगा। अब बहुत लोगों को ये बात पे यकीन होगा नहीं क्योंकि उन्होंने एप्पल का जो iOS सिस्टम है और टॉप ऑफ द लाइन आईफोन है वो एक्सपीरियंस नहीं किया है मेरे भाई, तो मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे दोनों के डिस्प्ले में एक और फर्क है दोस्तों, वो है साइज का। सैमसंग में आता है 6.8 इंच का डिस्प्ले और आईफोन में आता है 6.7 इंच का डिस्प्ले। लेकिन फिर भी सैमसंग जो है यहाँ पे आईफोन के मुकाबले ज्यादा टॉल है और आईफोन जो है सैमसंग के मुकाबले ज्यादा वाइड है। अब आपको वाइड डिस्प्ले ज्यादा पसंद है, टॉल डिस्प्ले ज्यादा पसंद है, ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं जो है पर्सनली एक वाइडर डिस्प्ले प्रेफर करूंगा। हालांकि आईफोन का डिस्प्ले भी जो है ये लॉन्ग वाला डिस्प्ले है, पहले के जैसे एस्पेक्ट रेशियो वाले आते थे वैसा डिस्प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी ये सैमसंग से थोड़ा ब्रॉड होने की वजह से आपको स्क्रीन रियल एस्टेट जो है उसका ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, चाहे आप कंटेंट कंजम्पशन कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो या फिर अपने डिस्प्ले पे कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हो। लेकिन सैमसंग का डिस्प्ले पतला होने का एक एडवांटेज ये भी है कि हाथ में होल्ड करने के लिए सैमसंग जो है आपको बेहतर लगेगा। सैमसंग S21 अल्ट्रा जो है आपको बेहतर लगेगा क्योंकि अगर आपके हाथ ज़्यादा चौड़े नहीं है, बड़े नहीं है, तो ये डिवाइस जो है आपके हाथ में आसानी से आ जाएगा, एज टू एज आप जो है टच कर पाएंगे लेफ्ट और राइट पे, जबकि आईफोन में ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगला फर्क है यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले होने का और कर्व डिस्प्ले होने का। यहाँ पे देखिए सैमसंग ने कर्व डिस्प्ले दिया है, इसका एडवांटेज ये है कि देखने में ये कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सैमसंग खुद जानता है कि कर्व डिस्प्ले इतनी अच्छी चीज नहीं है, इस वजह से हर साल जो है अपने कर्व को छोटा करता चला जा रहा है और हो सकता है अगले साल का जो S सीरीज आए उसके अंदर कर्व डिस्प्ले कंप्लीटली सैमसंग हटा दे, जैसे इस साल के S21 पे हटा दिया है। ये बहुत जरूरी है कर्व डिस्प्ले को हटाना, क्योंकि एक तो इसमें कलर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम होता है, वन प्लस की डिवाइस पे ज्यादा देखने मिलता है, सैमसंग में उतना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि आपको मिस टच देखने मिलेगा। आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते टाइम ये चीज महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपके फिंगर्स कहीं भी अगर डिस्प्ले पे टच हो रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा और वो एप्लीकेशन आपको ऐसा लगेगा कि अनरिस्पॉन्सिव है, लेकिन एक्चुअल में वो अनरिस्पॉन्सिव नहीं रहता, एक्चुअल में वहाँ पे कहीं तो वो टच कर रहा होता है। और डिस्प्ले के बारे में दोस्तों लोगों का एक और मिसकंसेप्शन है कि सैमसंग के जो बेजल्स है वो आईफोन के बेजल्स से पतले है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे आईफोन के बेजल्स तो ये सभी साइड से यूनिफॉर्म है, लेकिन सैमसंग के जो बेजल्स है सब साइड से यूनिफॉर्म नहीं है। ऊपर और नीचे जो है थोड़े मोटे बेजल्स है और लेफ्ट और राइट साइड में आपको पतले बेजल्स लगेंगे। पतले बेजल्स लेफ्ट और राइट साइड में इसलिए लगते हैं क्योंकि डिस्प्ले जो है वहाँ पे कर्व्ड है, लेकिन एक्चुअली जो बेजल्स है वो ऊपर और नीचे के बराबर ही है। लेकिन आईफोन के जो बेजल्स अगर आप देखेंगे तो ज्यादा पतले बेजल्स है सैमसंग के मुकाबले। बहुत ज्यादा लोग कॉमेंट करते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से उन लोगों को जवाब दूं कि सैमसंग में जो बेजल्स है वो आईफोन से पतले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हो
चिन्ह की तरफ देख के कि आईफोन का जो बेजल है वो सैमसंग से पतला है। ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? जब सैमसंग ही डिस्प्ले बनाता है तो आईफोन में ऐसी टेक्नोलॉजी देता है पतले बेजल वाली और खुद के डिस्प्ले में नहीं देता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज जो है उस कॉस्ट को, डिस्प्ले के कॉस्ट को, फोन के कॉस्ट को ज्यादा बढ़ा देती है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सैमसंग को ये स्टेप लेना पड़ता है। अब यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर एक और फर्क है कि सैमसंग में आपको पंच होल वाला डिस्प्ले आता है जिसमें एक पंच होल में कैमरा देके रखा है इन्होंने, और एप्पल में आता है नॉच वाला डिस्प्ले जिसके अंदर नॉच के अंदर एक ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम पूरा लगा के रखा है। अब क्योंकि यहाँ पे ये नॉच है तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि नॉच होने की वजह से जो डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो खराब होगा। फिर अगर आप पर्सनली जाकर एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नॉच जो है आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे जहाँ पे जो है इस नॉच की मजाक उड़ाई जा रही है कि यार नॉच देके रखा है और यहाँ पे इतना अगली भद्दा नॉच है कि हमको नजर नहीं आता, हमको तकलीफ होती है। लेकिन ये सब जो है पेड रिव्यूज होते हैं, क्योंकि आगे आने वाले पेड रिव्यूज की तैयारी करते हैं लोग इस तरीके से। नॉच जब तक नहीं हट सकता जब तक कि एप्पल ये ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम का रिप्लेसमेंट लेके नहीं आता, जो कि इतना आसान नहीं है करना। ये एक्चुअल में आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अपने फेस अनलॉकिंग के मेथड से, जो कि सैमसंग में पॉसिबल नहीं है। सैमसंग में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है जो कि कमाल का है, अमेजिंग है। आपको ये हमेशा जो है 99% एक्यूरेट में बोलूंगा इसको, कभी भी आप इसको टच करेंगे इंस्टेंटली अनलॉक कर देता है और 99% टाइम जो है ये सही तरीके से काम करता है। लेकिन सैमसंग का फेस आईडी जो है इट इज कंप्लीटली रबिश, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ कैमरा की मदद से किया है एंड इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट सिक्योर। ये जो है इतना अच्छा नहीं है और रात के अंधेरे में भी ये काम नहीं करता। जबकि एप्पल का पूरी रात का अंधेरा कर दो, स्क्रीन की ब्राइटनेस डिम कर दो, फिर भी जो है आपको फेस अनलॉक काम करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल बायोमेट्रिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जैसे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड करता है। अब आपकी ये पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा पसंद है कि आपको फेस आईडी सेंसर ज्यादा पसंद है, लेकिन सिक्योरिटी जो है दोनों एक ही जैसी प्रोवाइड करते हैं आपको अनलॉकिंग मेथड के अंदर। लेकिन अनलॉकिंग मेथड जो है अलग है, एक में फेस अनलॉकिंग है, एक में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और सैमसंग का फेस अनलॉकिंग उतना सिक्योर नहीं है, अगेन बोलना चाहूंगा। अगली चीज है दोस्तों दोनों डिवाइसेस के हैप्टिक, जो हैप्टिक फीडबैक होता है उसमें एप्पल का मुकाबला अभी तक सैमसंग नहीं कर पाया है। अगर आप एक बार आईफोन यूज करेंगे, उसके हैप्टिक फीडबैक को आप इस्तेमाल करके देखेंगे, उसकी वाइब्रेशन मोटर को फील करेंगे, उसके बाद आपको सैमसंग के वाइब्रेशन और हैप्टिक फीडबैक पसंद नहीं आएंगे। अगर आपको इसका भी एक्सपीरियंस नहीं तो जाके कीजिए एक्सपीरियंस, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगली चीज है दोस्तों नेटवर्क एंड वाईफाई परफॉर्मेंस। यहाँ पे बहुत लोग का ऐसा मिसकंसेप्शन है कि आईफोन में नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आता, आईफोन में वाईफाई परफॉर्मेंस स्लो है। ये बिल्कुल भी सरासर गलत बात है। दोनों के अंदर मैं जियो के सिम लगा के रखा है और दोनों के अंदर जो नेटवर्क का परफॉर्मेंस है वो एक्जैक्टली सेम है, वाईफाई का परफॉर्मेंस एक्जैक्टली सेम है, और वाईफाई जो है दोनों में इक्वल स्पीड पे चलता है, कोई भी उसमें डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। ये टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट के साथ आते हैं और टॉप ऑफ द लाइन जो है स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, दोनों में वाईफाई 6 वगैरह आपको देखने मिलता है। और जो लोग ऐसा मिसकंसेप्शन रखते हैं कि आईफोन में पुअर आपको नेटवर्क रिसेप्शन वगैरह मिलता है, वो 5-5 साल पुराने सेकंड हैंड आईफोन लेते हैं और उसके बाद उसके नेटवर्क रिसेप्शन और वाईफाई परफॉर्मेंस की कंप्लेन करते हैं। अगली चीज है दोस्तों वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग में यहाँ पे डिफरेंस है, दोनों IP68 सर्टिफाइड है डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन आईफोन जो है 6 मीटर तक आप पानी में डुबा सकते हो अकॉर्डिंग टू एप्पल जो सर्टिफिकेशन उसको मिला है उसके मुताबिक, और सैमसंग के मुताबिक जो सर्टिफिकेशन उनको मिला है IP रेटिंग का, उसके अंदर सैमसंग S21 अल्ट्रा को आप जो है सिर्फ 1.5 मीटर पानी तक डुबा के रख सकते हो। इसमें आप बोल सकते हो कि आईफोन विनर है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी विनर नहीं है, क्योंकि पानी में किसी को भी डुबाना मत। दोनों ही मैन्युफैक्चरर जो है अपने फोन पे वाटर रेजिस्टेंस की वारंटी नहीं देते। ये कोई गोप्रो या एक्शन कैमरा नहीं है जो इसको लेके आप स्विमिंग पूल में कूद जाए, अगर कूदेंगे तो शायद 1 लाख का डिवाइस आपका बर्बाद हो सकता है दोनों ही केसेस में। अगली चीज दोस्तों परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, रैम, रोम और इंटरनल स्टोरेज। देखिए इंटरनल स्टोरेज के मामले में सैमसंग इज बेटर, क्योंकि यहाँ पे आईफोन में जो बेस स्टोरेज आता है 128 GB है और सैमसंग में आता है 256 GB। अब 256 GB जो है ये काफी अच्छा स्टोरेज वेरिएंट है और यहाँ पे आप ज्यादा चीजें कर सकते हैं, 128 GB भी कम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली स्टोरेज के मामले में सैमसंग जो है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे प्रोसेस की बात करें तो आईफोन में आता है A14 बायोनिक चिपसेट और सैमसंग में आता है Exynos 2100, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये इंडियन यूनिट है। यूएसए में अगर आप होते तो आपको जो है स्नैपड्रैगन मिलता, जो कि इससे काफी ज्यादा बेहतर है। A14 बायोनिक चिपसेट का मुकाबला Exynos 2100 जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आप बेंचमार्क देखेंगे दोनों के तो इसमें भी आपको जमीन आसमान का फर्क देखने मिलता है, और स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी मैंने इन दोनों डिवाइस के बीच में किया है, जहां पे आईफोन वाज द क्लियर विनर। रैम की अगर बात करें दोस्तों तो आईफोन में 6 GB का रैम आता है, जबकि सैमसंग में 12 GB का रैम आता है। लेकिन स्पीड टेस्ट कंपैरिजन में जो मल्टीटास्किंग वाला राउंड था उसमें मैं चेक कर चुका हूं कि सैमसंग में एप्लीकेशन रीलोड हो जाते हैं, लेकिन आईफोन में एप्लीकेशन रीलोड नहीं होते। ये ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि एप्पल का जो ऑप्टिमाइजेशन है ये नेक्स्ट लेवल का है। गेमिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही फ्लैगशिप ग्रेड के प्रोसेसर है और दोनों के अंदर रैम जो है वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो गेमिंग में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोनों डिवाइसेस के ऊपर। लेकिन आप जानते ही है कि क्योंकि ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर, ज़्यादा बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस आपको आईफोन में देखने मिलता है सैमसंग के मुकाबले, तो ना सिर्फ आज के गेम्स बल्कि आगे आने वाले कई सालों तक आपको
बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है आपका आईफ़ोन ही दे पाएगा, लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस। सैमसंग हो सकता है कुछ सालों के बाद या साल भर के बाद जो गेम्स आएँगे, उसको इतना अच्छे से नहीं खेल पाएँगे आप अपने S21 अल्ट्रा के ऊपर। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के बारे में। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी सैमसंग में आती है 5000 एमएच की, जबकि आईफोन में सिर्फ 3600 एमएच कैपेसिटी की बैटरी आती है। लेकिन यहाँ पे आईफोन जो है आपको बेटर बैटरी लाइफ देता है। किस लिए ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि एप्पल का जो A14 बायोनिक चिपसेट है वो सैमसंग के Exynos 2100 के मुकाबले बहुत कम हीट होता है, और कम हीट होने की वजह से आपको बैटरी लाइफ बेटर आईफोन पे ही देखने मिलेगी। सैमसंग का बैटरी ड्रेन जो है ये इनसेन है। हो सकता है आगे वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में सैमसंग इसको फिक्स करे, लेकिन रात में अगर आप कंप्लीट चार्ज करके इसको रख देंगे तो आइडल बैटरी ड्रेन जो है सुबह तक आपकी 9% बैटरी अपने आप ही उतार चुका होगा, जो कि आईफोन में बिल्कुल भी नहीं होता। और चार्जिंग स्पीड्स की अगर बात करें दोस्तों, तो दोनों डिवाइसेस जो है ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। आईफोन सपोर्ट करता है 20 वॉट का फास्ट चार्जिंग और सैमसंग सपोर्ट करता है 25 वॉट का। लेकिन यहाँ पे दोनों डिवाइस जो है इक्वली फास्ट चार्ज हो जाएंगे। 19-20 का फर्क रहेगा, क्योंकि एप्पल की बैटरी जो है वो छोटी है, सैमसंग की बड़ी है, तो बड़े चार्ज होने के बावजूद उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा चार्ज होने के लिए। वायरलेस चार्जिंग दोनों ही डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं। एप्पल के अंदर आपको मैगसेफ चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है, जहाँ पे मैग्नेटिक चार्जर्स वगैरह और दूसरे अलग अलग एक्सेसरीज आप इसके बैक पे लगा सकते हैं। जबकि सैमसंग में जो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है, जो मेरे मुताबिक ज्यादा यूजफुल है एप्पल की मैगसेफ चार्जिंग के सामने। अभी तो फिलहाल एप्पल ने इसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत लोगों का बोलना है कि देगा आगे जाके उनके एयरटैग्स वगैरह चार्ज करने के लिए। लेकिन जो चीज़ आज है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो सैमसंग डेफिनेटली यहाँ पे बेटर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, जिसमें आप अपने एयरपॉड्स वगैरह जो भी वायरलेस एक्सेसरीज है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं उसको चार्ज कर सकते हैं, जो कि कमाल की बात है। अगली चीज है दोस्तों यूजर इंटरफेस। यहाँ पे यूजर इंटरफेस दोनों डिवाइसेस का बहुत ही ज्यादा अलग है। आईफोन में आपको iOS मिलता है, सैमसंग में आपको एंड्रॉइड मिलता है। उसके ऊपर वन UI वाली स्किन है इसकी। आपको अब क्या पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से सही लगता है वो आप जान, लेकिन मेरी अगर पर्सनल प्रेफरेंस माने तो इतने टाइम मैंने यूज किया सैमसंग, लेकिन वो मजा मुझे बिल्कुल भी नहीं आया जो मुझे आईफोन में आता है। वो स्मूथनेस, वो फ्लूइडिटी, वो जो ऑप्टिमाइजेशन है iOS का, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। सैमसंग में आपको वो चीज़ देखने नहीं मिलती। सैमसंग में आपको एक सस्ते डिवाइस वाली फील आती है। 1,05,000 रुपये का ये डिवाइस है, लेकिन इसका यूज़र इंटरफेस जो है वही सस्ते डिवाइसेस वाला है, जो कि इसके यूजेज को थोड़ा सा चीप बना देता है मेरे मुताबिक। आगे आपकी मर्जी है आपको कौन सा यूज़र इंटरफेस पसंद आता है। नेविगेशन की बात करें दोस्तों, तो एप्पल के अंदर कंप्लीट जेस्चर बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, जो कि अमेजिंग है, अमेजिंग तरीके से काम करता है। आपको जो है एक साइड पे कंट्रोल सेंटर, एक साइड पे नेविगेशन ट्रे और ज़बरदस्त कंट्रोल्स देखने मिलते हैं जेस्चर कंट्रोल के अंदर। लेकिन सैमसंग के अंदर आपको दो टाइप का नेविगेशन मिलता है, एक बटन वाला मिलता है और एक जो है जेस्चर कंट्रोल नेविगेशन मिलता है। लेकिन जो जेस्चर कंट्रोल नेविगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है सैमसंग के अंदर आईफोन के मुकाबले। अगर आपने आईफोन का जेस्चर नेविगेशन यूज़ किया है तो आप कभी भी सैमसंग का या एंड्रॉयड का जेस्चर नेविगेशन एंजॉय कर ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा अनपॉलिश जेस्चर नेविगेशन आपको एंड्रॉयड के अंदर देखने मिलता है। ये बहुत लोग इस पे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको मैं जो बोल रहा हूँ ये बात समझ में नहीं आएगी। बहुत ही ज़्यादा जिटरी, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल टाइप का जेस्चर नेविगेशन एंड्रॉयड के अंदर देके रखा है इन्होंने। प्राइवेसी फीचर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सैमसंग के अंदर आपको नॉक्स सिक्योरिटी देखने मिलती है, सिक्योर फोल्डर देखने मिलता है, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बहुत लोग को ये चीज़ें जो है पसंद आती है। लेकिन एप्पल की प्राइवेसी सब लोग जानते हैं कि इट इज़ नेक्स्ट लेवल। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन और दुनिया भर की चीज़ें देखने मिलती है। अगर कोई एप्लीकेशन आपका माइक या कैमरा इस्तेमाल करता है तो आपको इंस्टेंट एक नोटिफिकेशन देखने मिलता है। अगर कोई एप्लीकेशन आपका क्लिपबोर्ड एक्सेस करता है उसका भी आपको नोटिफिकेशन देखने मिलता है। और प्राइवेसी के इतने ज़्यादा फीचर्स बिल्ट इन है आईफोन के अंदर, जिसका मुकाबला सैमसंग फिलहाल तो अब तक कर नहीं पाया है। इसके अंदर एंटी ट्रैकिंग भी सिस्टम दिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे एड्स को कंप्लीटली आप रोक सकते हो। और जितने भी एडवर्टाइजमेंट पे ऊपर काम करने वाली कंपनी है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, इस पे कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आप अपने आईफोन के अंदर से, जिसकी वजह से वो आपको ट्रैक नहीं कर सकते। आपका डेटा लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है आईफोन के अंदर एंड्रॉयड के मुकाबले। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सपोर्ट की। बहुत लोगों को लगता है, मिसकंसेप्शन है कि आईफोन के सारे एप्लीकेशन जो है पेड होते हैं और एंड्रॉयड के सारे एप्लीकेशन जो है वो फ्री होते हैं। ये बिल्कुल भी गलत बात है, सरासर गलत और झूठ बात है। एंड्रॉयड के अंदर जितने एप्लीकेशन फ्री है, सारे एप्लीकेशन आपको आईफोन के अंदर भी फ्री देखने मिलेंगे। हो सकता है एक आध एप्लीकेशन इधर उधर, लेकिन जितने सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है, गेम है, सारी चीज़ें जो है दोनों के ऊपर फ्री है, वो दोनों के ऊपर फ्री मिलेगी आपको। और जो दोनों के ऊपर पेड है वो दोनों के ऊपर पेड मिलेगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे खर्च करते हैं, लेकिन उनको जो है एप्लीकेशन चोरी करके
पायरेसी करके डाउनलोड करके इस्तेमाल करने की जो है आदत रहती है, क्योंकि एंड्रॉयड में वो चीज़ चलती है, आईफोन में नहीं चलती। इसलिए लोगों को लगता है कि अरे आईफोन में तो सारी चीज़ें पेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड में भी पेड है। एंड्रॉयड के लिए भी जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो एप्लीकेशन डेवलपर्स भी अपनी रोजी रोटी उन एप्लीकेशन से कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब एंड्रॉयड यूजर ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 1-1 लाख रुपए अपने फ़ोन के लिए स्पेंड करते हैं, लेकिन 100 रुपए का एप्लीकेशन खरीदने की जो है उनके दिल के अंदर एक ये नहीं आता कि मैं यार किसी को 100 रुपए दे दूं अगर मैं उसका एप्लीकेशन अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अगर आप पायरेसी को सपोर्ट करते हैं, चोरी को सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में आपके लिए ये डिवाइस बेहतर होगा। अदरवाइज एप्लीकेशन सपोर्ट में दोनों डिवाइस जो है बराबर के ही है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है जहां पे सैमसंग के एप्लीकेशन या एंड्रॉइड के एप्लीकेशन जो है आईफोन से आगे निकल जाते हैं, खासतौर पर इंडिया में। इंडिया में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस है, गवर्नमेंट के छोटे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोई लोकल म्यूनसिपैलिटीज होती है, जिनके एप्लीकेशन जो है आईओएस के पहले एंड्रॉयड के लिए डेवलप किए जाते हैं, और कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो बिल्कुल भी एंड्रॉयड के लिए ही डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि आईफोन का जो आई स्टोर है इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और कोई भी एप्लीकेशन उसमें बड़े आसानी से डाला नहीं जा सकता, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है। तो एंड्रॉयड के लिए उसको बनाना सस्ता भी है और उसको वहाँ पे डालना जो है, लिस्ट करना जो है ईजी भी है। तो ये चीज़ एक आपको डिफरेंस मेक कर सकती है। तो आप श्योर हो जाइए, अगर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आपका काम चलता है और वो iOS के लिए अवेलेबल नहीं है, तब आपको सैमसंग के लिए ही जाना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया की बात आती है तो उसका किंग जो है साफ तौर पे आईफोन ही है, क्योंकि यहाँ पे सारे एप्लीकेशन इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है कि आपको मजा जो है नेक्स्ट लेवल का आ जाएगा आईफोन के अंदर, जो कि सैमसंग या कोई भी एंड्रॉइड फोन चाहे वो 10 लाख का भी क्यों ना हो, वो आपको उसका मजा नहीं दे सकता। सोशल मीडिया के अंदर खासतौर पर अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, उसका जो कैमरा है, जो इन एप्लीकेशन वाला कैमरा है, वो एक्चुअल कैमरा के लेंसेज का और एक्चुअल कैमरा की कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करता है वीडियो और फोटोज लेने के लिए, जबकि एंड्रॉइड के अंदर वो सिर्फ जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है। तो कभी भी आपको जो इन ऐप कैमरा होता है स्नैपचैट का या इंस्टाग्राम का, वो क्वालिटी नहीं दे सकता जो एक सस्ता वाला आईफोन भी अपने इन ऐप कैमरा से दे पाता है। अगली चीज है दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ पे बताना चाहता हूं कि आपको सैमसंग के अंदर 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग प्रॉमिस करता है, लेकिन उसके अंदर एक इशू भी आ सकता है कि सारे सैमसंग के डिवाइस को एक साथ जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट पुश नहीं किया जाता। और यहाँ पे क्योंकि 2 वेरिएंट है, एक एक्सोनोस वाला है, एक स्नैपड्रैगन वाला है, तो दोनों के लिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट की डेट है वो भी अलग रहती है। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है। आईफोन में आपको सैमसंग के 2 साल के मुकाबले 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट देखने मिलेंगे। तो अगर आप अभी आईफोन 12 प्रो मैक्स लेंगे तो आपको 5 साल सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, और iOS अपडेट जो है हर महीने आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि सैमसंग भी करता है पुश अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी पैचेस। लेकिन आईफोन के जो अपडेट्स है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट, फिनोमिनल और जबरदस्त रहते हैं। और 5 साल के अपडेट्स यानी कि अभी जो आप iOS के साथ इस फोन को लेंगे, आने वाले 5 सालों में जो iOS के अंदर बदलाव आएंगे, वो चेंजेस सारे आप अपने आईफोन पे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में आईफोन इज द किंग। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे सैमसंग में कैमरा जो है 4 दिए हुए, आईफोन में 3 दिए हुए पीछे, और सामने दोनों के अंदर एक कैमरा दिया हुआ है। जो फ्रंट फेसिंग कैमरा सैमसंग में आता है दैट इज 40 मेगापिक्सल का, और आईफोन में सभी कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल के आते हैं। सैमसंग की जो रियर फेसिंग कैमरा है उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है 12 मेगापिक्सल का, वाइड एंगल लेंस जो रेगुलर लेंस है वो 108 मेगापिक्सल का, और उसके बाद 2 टेलीफोटो जूम लेंस है, एक 3x और एक 10x है जो कि 10-10 मेगापिक्सल के है। और सैमसंग का जो कैमरा है वो मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है 8K रेजोल्यूशन की, 8K 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, जबकि आईफोन का कैमरा जो है वो मैक्सिमम 60 फ्रेम्स पर सेकेंड 4K वाले वीडियो जो है अपने सभी कैमरा से ले सकता है। आईफोन के कैमरा में एक एडवांटेज ये है कि वो डॉल्बी विजन HDR कोडेक को सपोर्ट करता है, यानी कि मूवीज वगैरह आपको बनाना है तो वो चीज़ आप कर सकते हो। सैमसंग में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो रेगुलर कोडेक को सपोर्ट करता है। आईफोन के अंदर ऑटो फोकसिंग टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए एप्पल ने देके रखा है एक लाइडार स्कैनर, और सैमसंग के अंदर आता है लेजर ऑटो फोकसिंग सिस्टम। ये तो बात होगी दोस्तों रॉ स्पेसिफिकेशन की, लेकिन स्पेसिफिकेशन से कुछ नहीं होता जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका अच्छा ना हो। और इसके लिए हमने फुल इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन करके रखा है हमारे चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोनों डिवाइस के बीच में। और यहाँ पे जो हमको रिजल्ट आए वो मिक्स रिजल्ट आए। जनरली आपको यूट्यूब के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फेक रिव्यूज मिलेंगे जहाँ पे एक डिवाइस को कंप्लीटली अच्छा बताया जाएगा, और कुछ जेन्युइन रिव्यूज भी देखने मिलेंगे जहाँ पे दोनों डिवाइस की कमियां बताई जाएगी। तो वो रिव्यूज आप देखिए और मेरा भी रिव्यू देखिए, वहाँ पे मैंने जो एक्चुअल चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ और जो वीडियो में बताया जा रहा है वो आपको एकदम मैचिंग लगेगी। दोनों डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन ओवरऑल जो बेटर कैमरास है वो डेफिनेटली आईफोन के ऊपर है। जो कैमरा कंपैरिजन ने किया है वो आप चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो एक्चुअल यूज आप डे टू लाइफ में करेंगे उसमें आईफोन जो है वो आगे निकल जाता है सैमसंग के मुकाबले। वो ज़्यादा यूजफुल है, वो ज़्यादा यूजेबल है, उसकी कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल की है, जो कि सैमसंग वहाँ तक नहीं पहुँच पाया अभी तक। और 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा देके रखा है सैमसंग ने, उसकी क्वालिटी 12 मेगापिक्सल के सामने सुपीरियर नज़र नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। ना
फ्रंट फेसिंग कैमरा में, ना ही रियर फेसिंग कैमरा में। बस नाइट टाइम में फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है वो सैमसंग का मुझे बेहतर परफॉर्म करता नजर आया हमारे कैमरा रिव्यू के अंदर। और रही बात दोस्तों 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग हमने अपने कैमरा कंपैरिजन में नहीं की क्योंकि इट इज कंप्लीटली यूजलेस। आइए आपको मैं 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का एक सैंपल भी बता देता हूँ। तो ये है गाइस 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सैमसंग S21 अल्ट्रा के अंदर। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन को तो भूल ही जाइए, रोलिंग शटर इतना ज़्यादा है कि आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपको जो है नशा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोलिंग शटर जो है इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। अगर आप सिर्फ ट्राइपॉड पे इसको इस्तेमाल करेंगे तभी आपके कुछ काम आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो हमारे सैमसंग में है जो कि आईफोन में नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आईफोन में है जो कि सैमसंग में बिल्कुल भी नहीं है। सैमसंग में जो जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो बताता हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो है कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग ऐसा फीचर है जो कि हो सकता है आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा यूजफुल लगे, तो ये काफ़ी एक यूजफुल फीचर है और आईफोन में ना वो है, ना शायद फ्यूचर में कभी भी एप्पल देगा प्राइवेसी लॉज की वजह से। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं कि एप्पल दे नहीं सकता, लेकिन प्राइवेसी लॉज यूएसए के अंदर कुछ ऐसे है कि आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग को अपने फ़ोन में नहीं दे सकते, जो कि सैमसंग के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे सैमसंग ने वो चीज़ देके रखी है जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडिया में बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं। इसके अलावा सैमसंग में एक डेक्स मोड भी आता है जिससे आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर के तौर पे अपने स्क्रीन से कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्ट टू विंडोज़ वाला ऑप्शन है और इस तरीके के कस्टमाइजेबल फीचर्स जो है सैमसंग में देके रखा है जो कि आपको यूजफुल लगेंगे। इसी के साथ एक और बात बोलना चाहता हूँ कि ट्रू कॉलर जो है वो सैमसंग में अच्छे तरीके से काम करता है, आईफोन में उतने अच्छे तरीके से काम आपको करता नजर नहीं आएगा। रही बात आईफोन की दोस्तों, तो यहाँ पे फीचर्स वाले पार्ट आप किसी भी वीडियो के अंदर देखेंगे तो वो लोग वहाँ पे स्किप कर देते हैं। आईफोन के फीचर्स आपको नहीं बताए जाते। आईफोन में इतने ज्यादा एडवांटेजेस है आपको एक्सेप्ट फॉर द कॉल रिकॉर्डिंग पार्ट, ये आपको जरूर जो है सुपीरियर लगेगा सैमसंग के सामने। यहाँ पे आईफोन के साथ आप किसी भी एंड्रॉयड वॉच को पेयर कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग के साथ आप एप्पल वॉच को पेयर नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, जो कि दुनिया की बेस्ट स्मार्ट वॉच है आज की तारीख में। इसके बाद दोस्तों अपने आईफोन पे आप इस्तेमाल कर सकते हो फेस टाइम का, इस्तेमाल कर सकते हो आई मैसेज का, जो सिर्फ एक एप्पल यूजर ही कर सकता है। सैमसंग में ये सारी चीजें जो है अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप दोस्तों अपने इकोसिस्टम को एक्सपांड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आईफोन विल बी अ बेटर चॉइस। सैमसंग का जो इकोसिस्टम है अभी तक उतना अच्छा डेवलप नहीं है। एंड्रॉइड के कोई भी फोन मैन्युफैक्चरर या विंडोज के प्रोडक्ट्स भी जो है इस टाइप का इकोसिस्टम जो एप्पल प्रोवाइड करता है वो नहीं दे सकते। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड जो है फीचर्स मिलते हैं जो कि सैमसंग वगैरह पे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप एक भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे अपने इकोसिस्टम के अंदर, सपोज आपके पास आईपैड है या फिर आपके पास मैकबुक है और आप अपने फोन पे काम कर रहे हो, जैसे ही आप अपने आईपैड के मैकबुक के करीब आते हो तो ऑटोमेटिकली वो काम जो है वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, वहां उसको फिर से शुरू करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास एयरपॉड्स प्रो है तो आप स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सैमसंग पे अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे कॉपी करके वो छोटे मोटे फीचर्स देगा, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा अनलिमिटेड फीचर्स है। एक और फीचर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कॉल ऑन अदर डिवाइसेस। अगर यहाँ पे मेरा आईपैड रखा हुआ है, मैकबुक रखा हुआ है, आईफोन रखा हुआ है, सपोज मैं अपने मैकबुक पे काम कर रहा हूँ, आईफोन मेरा कहीं चार्जिंग पे है, तो आईफोन पे अगर कॉल आएगा तो वो कॉल मैं अपने मैकबुक पे ले सकता हूँ जो कि एंड्रॉइड पे पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली मैं अपने आईपैड पे भी ले सकता हूँ या किसी और आईफोन पे भी वो कॉल रिसीव कर सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों कॉपी पेस्टिंग का भी ऑप्शन है। सपोज मैं आईपैड पे या मैक पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने कॉपी किया तो पेस्ट जो है मैं अपने आईफोन पे कर सकता हूँ, आईफोन पे कॉपी किया तो किसी भी एप्पल डिवाइस के ऊपर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एयर ड्रॉप जितना फास्ट है उतना एंड्रॉइड का जो क्विक शेयर है और ये सारी चीजें है उतना फास्ट उतना रिलायबल आज तक नहीं कर पाए वो लोग। आईफोन के अंदर आपको शॉर्टकट्स एप्लीकेशन भी देखने मिलता है जो कि एप्पल एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे दोस्तों आप जो है ऑटोमेशन कर सकते हैं, सनराइज पे क्या होना चाहिए, सनसेट पे क्या होना चाहिए, दुनिया भर की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और शॉर्टकट्स के आप अंदर चाहे क्यूआर कोड बनाइए, चाहे आप जो है कोई यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, चाहे कोई इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, जो करना है हर चीज़ जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, अनलिमिटेड शॉर्टकट्स है और जितने चाहे आप अपने मन मर्जी के शॉर्टकट्स बना सकते हैं जो कि एंड्रॉयड पे पॉसिबल नहीं है। शॉर्टकट्स बना सकते हैं यानी कि शॉर्टकट जो कहीं से छोटा रास्ता लेकर निकलने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शॉर्टकट्स एप्लीकेशन के अंदर ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटी एप्पल ने देके रखा है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड फीचर्स है एप्पल इकोसिस्टम के। जितना आप समझेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना आपको ज़्यादा मजा आएगा। लोग उसको गोल्डन केज बोलते हैं, पिंजरा बोलते हैं, लेकिन एक बार आप उसमें जाएंगे तो आपका खुद का दिल नहीं करेगा उस इकोसिस्टम को छोड़ने का। अगली चीज़ है दोस्तों वारंटी। वारंटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कोई कवर नहीं करता। सैमसंग और एप्पल दोनों के ऊपर जो है 1 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। एक्सटेंड वारंटी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है एप्पल में, जहाँ पे सैमसंग में आपको रीजन स्पेसिफिक वारंटी मिलती है। अगर आप इंडिया से फोन लेते हो तो इंडिया में ही वारंटी है, दुबई से लेते हो तो दुबई में ही वारंटी है। लेकिन एप्पल को आप किसी भी कंट्री से लो दुनिया के अंदर, आपको वर्ल्ड वाइड वारंटी मिलती है और वो वारंटी जो है इंडिया में भी अप्लाई होती है। अगर आपको लग रहा है कि 1,30,000 का फोन है आईफोन 12 प्रो मैक्स इंडिया में, तो आप दुबई से वो फोन मंगा सकते हो या दुबई जाके वो फोन ले सकते हो। अगर आप किसी काम से जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 90,000 रुपीज़ के आसपास वो फोन मिल जाता है, जो कि इसको सैमसंग से भी सस्ता बना देता है। तो यहाँ पे वारंटी के बारे में डेफिनेटली आईफोन जो है या एप्पल जो है वो सैमसंग से बेटर साबित होता है।
फ़ोन तो आप ले लेंगे दोस्तों जो चाहे वो, लेकिन यहाँ पे रीसेल वैल्यू की बात कोई करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं रीसेल वैल्यू की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि महँगा फ़ोन आप लेते हो तो पैसा आपका ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए जब आप उसको बेचना चाहेंगे। तो यहाँ पे डेफ़िनिटली आईफ़ोन जो है वो किंग है, और यहाँ पे मेरे पास एक आईफ़ोन 6 है, जो कि 2016 में एप्पल ने किया था रिलीज़, और आज भी ये आईफ़ोन जो है लोग खरीदते भी है, बेचते भी है, सेकंड हैंड मार्केट में भी ये फ़ोन बिकता है, और अच्छे तरीके से लोग इसको आज भी इस्तेमाल कर पाते हैं। इनफैक्ट इससे 1 साल पुराना 2013 का आईफ़ोन 5S भी जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जियो का वोल्टी वगैरह जो है इसके ऊपर अच्छे तरीके से चल जाता है। तो यहाँ पे ये फ़ोन भी आज बिक जाता है। तो 12 प्रो मैक्स तो आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी ही लगेगा लॉन्ग रन में। जब आप उसको रीसेल करेंगे तब भी आपको अच्छा पैसा देके जाएगा, जो कि सैमसंग के मामले में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2014 में सैमसंग का गैलेक्सी S5 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लॉन्च हुआ था, और आज कितने लोग वो फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग जो है उस फ़ोन को सेकंड हैंड खरीदना चाहेंगे, ये आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो ये था दोस्तों फुल इन डेप्थ कंपैरिजन दोनों डिवाइसेस के बीच में। अब वर्डिक्ट जो है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि दूसरे लोग सच आपको नहीं बताते, तो मेरा काम था आपको सच बताना। दोनों डिवाइस में जो डिवाइस आपको पसंद है आप उसके लिए जा सकते हो। दोनों डिवाइस जो है फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस है। लेकिन सैमसंग से मुझे एक शिकायत है कि इंडिया में जब आप इतना पैसा ले रहे हो अपने डिवाइस पे, मेड इन इंडिया डिवाइस पे, तो क्यों नहीं आप उसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर डाल के देते, जो कि उसको बहुत ज़्यादा बेहतर बना देगा। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर अगर इसके अंदर होता तो ये जो है एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाती है, जो कि अभी नहीं है बिल्कुल। मेरी चॉइस इन दोनों में से आईफोन ही होगी दोस्तों, लेकिन आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसके बुनियाद पे, उसके बेसिस पे आप अपना परफेक्ट डिवाइस जो है अपना हार्ड अर्न मनी डाल के खरीदिए। जो भी आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।